कई महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। 600 साल से शांत पड़ा हुआ ज्वालामुखी फट पड़ा है और दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखियों में से एक है। जो भूकंप आया था ना 8.8 रिक्टर स्केल का रूस में, उसके बाद हुआ है। तो क्या नाम है, महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के लिए। एक डेटा आया है, संसद में सरकार ने पेश किया है। देश की अदालतों में करोड़ों मुकदमे पेंडिंग हैं। एक्चुअल कितना डेटा है, किस अदालत में कितना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और ग्रामीण जो न्यायालय है उसमें, उन सब के पूरी डिटेल देंगे। इसके अलावा सिम्बेक्स युद्धाभ्यास है महत्वपूर्ण, एक नई नियुक्ति हुई है, इसके बारे में भी जानेंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ओके, पड़ोसी देश में परमेश्वर आवास को बदल दिया गया है, म्यूजियम बना दिया गया है, उसकी भी चर्चा करेंगे। और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पसंद आए ना तो लाइक बटन दबा देना। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है लेकिन वीडियो रेगुलर देखते हैं, हमारा डेटा ये बताता है एनालिटिक्स, तो प्लीज़ कर लें आप। ओके, और बेल आइकन है, उस पर ऑल का बटन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलेगा। तो क्वेश्चन होगा यहाँ पर, देश की निचली अदालत में कितने मुकदमे लंबित हैं या कहें पेंडिंग हैं 31 जुलाई 2025 तक, जिसका आंकड़ा संसद में केंद्र सरकार ने पेश किया है। आंसर का 4.6 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, और ये न्यूज़ मैं दिखा देना चाहता हूँ। 4.6 यानी 4 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा जो केस है वो पेंडिंग है लोअर कोर्ट्स में। और इसके अलावा अगर अलग डाटा देखेंगे हम ना, तो वो भी मैं दिखाता हूँ। तो ये राज्यसभा है और वहीं पर ये पेश किया गया है डेटा, मतलब तारीख पे तारीख चलती जा रही है। तो ये कुछ डेटा मैं दिखा देना चाहता हूँ। दरअसल केंद्रीय न्याय मंत्री जो है ना, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, तो उन्होंने ही ये डेटा राज्यसभा में पेश किया है कि भारत के तमाम अदालतों में जो है ढेर सारे मुकदमे पेंडिंग हैं, करोड़ों। और ये सवाल पूछा था डीएमके के सांसद कनी मोची ने, उसी के जवाब में ये बताया। तो सुप्रीम कोर्ट को सबसे ऊपर से चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कितने मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं? 86,723 मामले हैं। इतने सारे मामले पेंडिंग हैं। देश भर के तमाम जो हाई कोर्ट हैं उसमें कितने हैं? 63,29,222 मुकदमे हैं। हाई कोर्ट में इतने। लोअर कोर्ट की बात करेंगे तो 4 करोड़ 60 लाख से अधिक मुकदमे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया हुआ है कि जल्दी मुकदमे जो है उसकी सुनवाई हो सके। वहाँ पर देखिए 14,38,198 मुकदमे पेंडिंग हैं। और 331 ग्राम अदालतें या ग्राम न्यायालय संचालित हैं। टोटल तो वैसे 488 बनाए गए थे, लेकिन उनमें से 331 जो हैं वो ग्राम न्यायालय वो चल रहे हैं। तो उसमें भी 1,28,129 मुकदमे जो हैं वो पेंडिंग हैं। मतलब तारीख पे तारीख आ जा रही है। अब इतने मामले हैं, ये कोई आज से तो लंबित नहीं है, पेंडिंग नहीं है, बहुत लंबे समय से पेंडिंग है। तो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेटा है। जब भी न्याय की बात हो, जब भी लॉ एंड जस्टिस की बात हो, तो उसमें ये डेटा आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसको डेटा को आप दे सकते हैं। और ये जो डेटा है ना, वो मंत्री ने ये कहा है कि ये सारा डेटा राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड उससे प्राप्त किया गया है और तब ये संसद को भेजा गया है। मतलब लोग अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। इंसाफ के लिए तारीख पे तारीख चल रही है। वो जो फिल्मी डायलॉग है ना, वो एकदम सटीक बैठता है यहाँ पर। तो इस पर काम करना चाहिए। अब देखिए क्या था ना कि अदालतों में केस पेंडिंग पड़ रहे थे, तो उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाए गए। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट थोड़ी जल्दी सुनवाई हो जाती है, लेकिन वहाँ भी आप देखिए कि 14 लाख से ज़्यादा केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। और टोटल तो 4 करोड़ 80 लाख मामले जो है ना वो अदालतों में, उससे ज़्यादा मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। रूस के कामचटका में जो 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था, उसके बाद वहाँ पर किस ज्वालामुखी में 600 ईयर के बाद पहली बार विस्फोट हो गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्लूचेवस्कॉय। थोड़ा पढ़ना उच्चारण में कठिन होता है। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप इंडियन एक्सप्रेस में। ये कह रहा है कि वहाँ जो भूकंप आया था कामचटका प्रायद्वीप पर, तो वहाँ उसकी वजह से ये हो सकता है कि वोल्केनो जो है ना वो इरप्ट हुआ है, उसकी वजह यही हो सकती है। और ऐसा रशिया का कहना है 600 ईयर 600 साल बाद
ये इरप्शन हुआ है। अब देखिए कि जो ज्वालामुखी है ना इस तरह का हुआ करता था, मतलब बर्फ़ से ढका हुआ था, ग्लेशियर टाइप का बन गया था। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो इस तरह से आप देख रहे हैं। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखियों में से एक है। क्या नाम है? क्लूचेस्टोवकाय। ओके, तो ये है। और एक बार मैप के ज़रिए भी दिखाते हैं हम आपको। ये अपना प्यारा भारत है और ये रशिया हो गया। ओके, ये मैप में आप देख रहे हैं ग्लोबल। और उसी में ये जो है ना यहाँ पर ये है कामचटका प्रायद्वीप पेनिनसुला, और यहीं पर भूकंप आया था। ठीक है, कब आया था ये भूकंप? ये 29-30 जुलाई की रात को 8.8 रिक्टर स्केल का। और उसके बाद उसके ठीक 2-3 दिन के बाद ये 3 अगस्त की रात को ये ज्वालामुखी फट गया। ये जो भूकंप था 8.8 रिक्टर स्केल का, वो दुनिया का छठा सबसे शक्तिशाली भूकंप था। ये भी सवाल हो सकता है कि 2025 में कहाँ पर भूकंप आया था जो दुनिया का छठा 6th सबसे शक्तिशाली भूकंप था। तो वो नाम आपको याद रखना है, कामचटका प्रायद्वीप में। ठीक है, तो वैज्ञानिकों का यही मानना है कि जो भूकंप है, ये जो फट रहा है, ये उसकी वजह यही हो सकती है जो प्लेटों में आपस में टक्कर हुई है, जिसको इस भूकंप आया और वहाँ पर कुछ वेंट हो गया, यानी छिद्र हो गया है। उस ज्वालामुखी जो जमा हुआ था, रुका हुआ था लगभग, हालांकि वो सक्रिय ही था, बहुत मामूली सा था, लेकिन वो फट के 3 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ा है उसके जो धुएं हैं वो। ठीक है, तो ये जो भूकंप आया था उसकी वजह से सुनामी की चेतावनी भी दी गई थी। लेकिन बहुत ही ख़ास बात है कि ये जो सुनामी की चेतावनी हुई उसके बाद हालांकि उससे कोई नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब किसी व्यक्ति की मौत की खबर इतने बड़े भूकंप से नहीं हुई है। एक अजूबे जैसी ही बात कही जा रही है। ठीक है, तो कामचटका ये प्रायद्वीप है रूस का, और वहीं पर ये ज्वालामुखी है। ओके, अब एक बार देख लेते हैं हम लोग कि अभी तक के जो 10 सबसे शक्तिशाली भूकंप रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं, क्योंकि चर्चा हो रही है ना कि ये छठा सबसे शक्तिशाली भूकंप था। तो सबसे अब तक का जो सबसे शक्तिशाली भूकंप रहा है वो 1960 में आया था, 9.5 रिक्टर स्केल का, चिली में, चिली के वाल्डिविया में, उस जगह पर। दूसरा सबसे शक्तिशाली आया था वो 1964 में आया था, उसकी तीव्रता थी 9.2 रिक्टर स्केल की, अलास्का में, अमेरिका का जो अलास्का इलाका है ना वहीं पर, प्रिंस विलियम्स साउंड उस जगह का नाम है वहाँ पर। तीसरा जो अब तक का सबसे शक्तिशाली रहा है वो 2004 में 9.1 रिक्टर स्केल का था, इंडोनेशिया में आया था, सुमात्रा में। ठीक है, और उसकी वजह से 2,30,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे सुनामी की वजह से। ठीक है, चौथा अगर हम कहेंगे सबसे शक्तिशाली, वो भी 9.1 था, ये 2011 में आया था जापान में, तो होकू में। ठीक है, और पांचवा जो है कामचटका में ही आया था 1952 में, तीव्रता 9 थी, 9.0 थी, रूस का। और जो छठा आया ना वो भी कामचटका में ही आया है, उसी प्रायद्वीप में, उसकी तीव्रता है 8.8 अभी 2025 में। तो ये दुनिया का अब तक का सबसे छठा शक्तिशाली ये भूकंप माना जा रहा है, मतलब ज्ञात जो है अभी तक उसमें। और 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ये आप देख रहे हैं, ये पूरी लिस्ट मैंने दे दिया है, PDF में भी सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो भूकंप आया इसकी वजह से ये ज्वालामुखी वो फट गया रूस में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन उससे पहले बताऊं कि इसका PDF आपको मिल जाएगा शार्प लर्निंग ऐप पर, फ्री में डेली का PDF होता है, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा आप। ओके, और अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशन में के लिए, तो उसके लिए 2 तरह के मेम्बरशिप प्लान है ऐप में। एक IPSS मेम्बरशिप प्लान है जो कि UPSC, BPSC, UPPCS, अलग राज्यों के जो PCS है उन सब के एग्जामिनेशन में काम आएगा। और दूसरा है बेसिक मेंबरशिप जो कि SSC, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के लेवल का है। ओके, इसमें आपको पिछले 2 सालों के PDF, वीडियो, टेस्ट मिल जाते हैं, अभी के मिल जाएंगे, और अगले 1 साल तक अपडेट भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने 2025 का बिल्कुल अभी तक का टोटल मैराथन करंट अफेयर्स दिया है, तो मैंने करीब 6 घंटे के आसपास का तो मैराथन था, 4 तारीख को आया था वो वीडियो, उसका PDF कई तरह के 1 लाइनर, MCQ नोट्स डिटेल में, वो सब कुछ है वहाँ पर। ठीक है, तो खास बात है, आप शार्प लर्निंग ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं, ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, देखिएगा कैसा है।
और एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, 72वीं बीपीएससी का बैच में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। 11 अगस्त से क्लासेस जो है वो हो जाएंगे शुरू, और फाउंडेशन बैच है ये, प्री मेंस और इंटरव्यू पूरी तैयारी कराई जाएगी बहुत ही मामूली से प्राइस में। पूरी टीम है हमारी, मैं तो खुद हूँ, मैं करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाऊँगा, और तमाम जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो अलग अलग उनसे भी परिचय करवाएंगे। और 71वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ामिनेशन है ना अभी सितंबर में, उसके लिए 30 दिनों का स्पेशल क्लास लेकर आ रहा हूँ मैं, हमारी पूरी टीम लेकर आ रही है, और ये यूट्यूब पर ही होगा, आप पूरा देखिएगा ज़रूर। 30 दिन का पूरा आपको पुराने जो एमसीक्यू हैं, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा क्या संभावना है, वो सब बताए जाएंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच में 32वां सिम्बैक्स युद्धाभ्यास चांगी नेवल बेस और दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? सिंगापुर। ठीक है, तो ये सिंगापुर में आयोजित किया गया था। कब से कब तक? 28 जुलाई से 1 अगस्त तक। ओके, तो एक बार मैप में देख लेते हैं सिंगापुर को। ओके, तो प्यारा भारत है अपना, और इधर आप जब देखेंगे ना, ये देखिए इधर मलेशिया है और ये इंडोनेशिया है, उसी के यहाँ पर द्वीपीय मतलब बहुत छोटा सा है ये सिंगापुर। ओके, तो यहीं पर आयोजन किया गया था। सिंगापुर में ही चांगी नेवल बेस है, चांगी एयरपोर्ट भी है, बहुत मशहूर ये शहर है, तो वहीं पर ये आयोजन किया गया था चांगी में। ठीक है, और फिर आगे ये दक्षिण चीन सागर है, साउथ चाइना सी है जो विवादित है, वहीं पर ये एक्सरसाइज किया गया इंडियन नेवी और सिंगापुर नेवी के द्वारा। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी है, और वहाँ के राष्ट्रपति हैं थर्मन शनमुगरत्नम। प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। क्या नाम है? नाम लॉरेंस वोंग। मुद्रा है यहाँ की सिंगापुर डॉलर। आबादी 60 लाख के आसपास है, और पड़ोसी देश जो है ना वो इस तरफ मलेशिया हो गया और इधर इंडोनेशिया होगा। समुद्र से इंडोनेशिया लगता है, और उधर ज़मीनी सीमा जो है ना वो मलेशिया से है। ओके, तो ये आयोजन हुआ है, और दोनों देशों की नेवी पहुंची थी वहाँ। अच्छा, भारत की ओर से अगर हम कहेंगे कौन सा जहाज़ पहुंचा था, तो शिवालिक श्रेणी का फ्रिगेट है INS सतपुरा, वो वहाँ पहुंचा था। ओके, और ये जो दक्षिण चीन सागर है ना, इस जगह पर ये वाला इलाका है पूरा साउथ चाइना सी, यहाँ पर किया गया, और ये एक तरह से मैसेज भी है कि हम यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके पर, ज़्यादातर इलाके पर जो है ना कई देशों के साथ चीन का झगड़ा है। ठीक है, चीन कहता है ये इस छोटे छोटे द्वीप बना लिए हैं आर्टिफिशियल, और इस दक्षिण चीन सागर पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है चीन, तो वहाँ पर ये एक्सरसाइज हुआ है, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। ओके, ठीक है, चलें अब आगे। हाँ, एक बार इस मैप से देखिए, जो ये जो है ना साउथ चाइना सी है, यहाँ वाला पूरा इलाका दक्षिण चीन सागर, यहीं पर एक्सरसाइज हुआ भारत और सिंगापुर के बीच में। ठीक है, सिम्बैक्स। अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, उसके नए डायरेक्टर कौन बने हैं, उसके नए चीफ कौन बने हैं? आंसर का ए राजराजन। ठीक है, और ये न्यूज़ दिया क्या है? ए राजराजन। ये केंद्र कहाँ पर है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये तिरुवनंतपुरम में है, केरल में है। ठीक है, और ये रहा फोटोग्राफ ए राजराजन का। तो 1 अगस्त को इन्होंने चार्ज ले लिया है, और इसरो का ये सेंटर है। ठीक है, इसरो के ये सीनियर वैज्ञानिक हैं, और आपको बताऊं कि जो इसमें बनता है ना चीफ, उसकी बहुत संभावना अधिक होती है कि वो इसरो का चेयरमैन बन सके। ठीक है, तो इससे पहले ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है ना हरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में, वहाँ के डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। अब ये यहाँ पहुँचे हैं। ओके, और अगर हम बात करेंगे ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की, तो ये देखिए आप, भारत का जो पहला रॉकेट लॉन्च हुआ था ना, वो कब हुआ था? 1962 में हुआ था। थुम्बा जो सेंटर है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन है। ठीक है, तो वहीं पर, और इस तरीके से आप देख रहे हैं ये रॉकेट लॉन्च होता है वहाँ पर, और इसकी स्थापना भी हुई थी 1962 में। ये इसरो का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है, रिसर्च सेंटर भी है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ओके, तो इसका नाम जो है ना वो विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था,
जो भारत के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसके जनक माने जाते हैं वो। ओके, ये लॉन्च स्टेशन भी है ये। ओके, जैसे कि जो तमाम रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं ना, तो यहाँ से भी रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। तो देखिए अभी क्या ना, वर्तमान में जो भारत के जो लॉन्च स्टेशन है, रॉकेट लॉन्च स्टेशन, वो 2 हैं। ओके, एक मैप के जरिए चलते हैं, प्यारा भारत है अपना। 2 लॉन्च स्टेशन अभी एक्टिव हैं। ओके, एक तो है सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में। और दूसरा है यहाँ पर थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये तिरुवनंतपुरम में है, केरल में है। ओके, तो यहाँ पर तो इसी के जो इस यहाँ पर जो सेंटर है ना, उसी के चीफ बना दिए गए हैं, यानी विक्रम साराभाई सेंटर के चीफ बना दिए गए हैं। क्या नाम है उनका नाम? तो उनका नाम है ए राजराजन। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी बताया आपको कि वर्तमान में 2 लॉन्च स्टेशन हैं जहां से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। एक नया लॉन्च स्टेशन भी बन रहा है, वो इस तरफ बन रहा है यहाँ पर, और ये तमिलनाडु में बन रहा है। तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम एक जगह है वहीं पर, और ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि बिना बाधा के रॉकेट भूमध्य रेखा की ओर पहुंच सके। और ये एक बार मैं दिखाता हूँ इसको। अभी क्या है ना, जो बड़े रॉकेट हैं वो यहाँ से लॉन्च किए जाते हैं। ओके, इस जगह से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो जब आप देखेंगे ना तो कैसे रॉकेट जा रहा है, तो ये इस तरफ से ऐसे लॉन्च होता है, यहाँ से लॉन्च होता है, फिर ये इस तरफ मुड़ता है रॉकेट। ठीक है, PSLV GSLV वो फिर यहाँ पर आ जाता है, फिर इक्वेटोरियल जो वो रेखा है, यानी भूमध्य रेखा है, तो वहाँ पर जाकर और फिर ऊपर बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको टर्न करना पड़ता है क्योंकि ये श्रीलंका है। अगर रॉकेट यहाँ गिर गया तो यहाँ नुकसान हो सकता है, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। तो और यहाँ पर जो थुम्बा में जो है, ठीक, विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन, यहाँ छोटे रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। तो अब ये यहाँ पर, ये तमिलनाडु में जो एक सेंटर है वहाँ पर कुलशेखरपट्टनम, तो यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, सेंटर बनाया जा रहा है। और इससे क्या होगा ना, ये सीधा यहाँ पर आएगा और फिर जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर जाके रॉकेट आगे बढ़ सकेगा। क्यों हम ये कह रहे हैं, आखिर क्यों भूमध्य रेखा की ओर जाना पड़ता है, क्या वजह होती है? एक बार आपको मैं ये क्लिपिंग दिखा देना चाहता हूँ, आप देखिए। ठीक है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है। आमतौर पर रॉकेट को इस तरह से लॉन्च किया जाता है मामला क्या है, पृथ्वी की अपनी घूर्णन स्थिति है। ठीक है, तो पृथ्वी अपने घूम रहा है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की दिशा में। तो भूमध्य सागर पर पृथ्वी की सतह की जो घूर्णन गति है, यानी जो रोटेशन है, वो सबसे अधिक होती है, 1650 किलोमीटर पर आवर। और जबकि जैसे जैसे आप उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव की ओर जाएंगे ना, तो ये स्पीड कम होती जाती है, मतलब कम घटती जाती है वो। ओके, तो जब रॉकेट को पूरब दिशा में की ओर, भूमध्य रेखा की ओर लॉन्च किया जाता है ना, तो उससे क्या होता है, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उससे एक प्राकृतिक वेग मिल जाता है, फोर्स मिलता है, नेचुरल फोर्स मिल जाता है। और इससे रॉकेट को अंतरिक्ष में, यानी ऑर्बिट में, वहाँ प्रवेश करने में कम ईंधन का खर्च करना पड़ता है। तो इसलिए तमाम जो ज़्यादातर रॉकेट जो लॉन्च किए जाते हैं ना, वो उसके लिए भूमध्य रेखा की ओर रॉकेट को लाया जाता है और उसके बाद फिर वो लॉन्च कराया जाता है। तो इससे क्या होगा कि ये यहाँ पर जो बन रहा है नया, वो यहाँ पर भूमध्य रेखा की ओर ले जाना बहुत आसान होगा। ठीक है, तो चलिए 2 तरह की चीज़ें मैंने बता दी, मुझे लगा कि ये भी चीज़ें बता देनी चाहिए, क्योंकि विक्रम साराभाई जो सेंटर है, अंतरिक्ष स्टेशन है, केंद्र है, वहाँ रिसर्च भी होते हैं और छोटे रॉकेट भी भेजे जाते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष की ओर। और मेन यहाँ पर से सतीश धवन से भेजे जाते हैं, लेकिन नया बन रहा है, इसके लिए भी जानकारी चाहिए, एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों, अब तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, ज़रूर कर लेना इस चैनल को। अच्छा, अभी इसरो के चेयरपर्सन कौन है, क्या नाम है उनका? वी नारायणन नाम है उनका। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार ने बैलगाड़ी दौड़, कबूतरबाजी जैसी पारंपरिक विरासती खेलों पर लंबे समय से लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? आंसर का इसका पंजाब। ठीक है, पंजाब सरकार ने ये फैसला किया है कि बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की भी दौड़, घुड़सवारी दौड़,
कबूतरबाजी, इन सब पर पता नहीं क्यों बैन लगा हुआ था। तो उस पर अब ये तय कर दिया है, 28 जुलाई को ये घोषणा कर दी वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कि ये सब पारंपरिक खेल पहले की तरह खेले जाएंगे, ठीक है। और इसको बैन लगाया गया था 1997 में। और क्यों लगाया गया था कि पशु क्रूरता की आशंका होती है, इसलिए बैन लगा दिया गया था। तो भगवंत मान का कहना है कि डिमांड थी लोगों की कि ये सब खेल हो और इसीलिए ये खेल कराए जाएंगे, ठीक है। पंजाब में, पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लेखक मेघनाद देसाई का निधन हो गया 29 जुलाई को। तो उन्हें कौन सा अवार्ड मिल चुका था? इनमें से कौन सा अवार्ड? तो आंसर होगा पद्म भूषण अवार्ड मिला था। कब? 2008 में मिला था, ठीक है। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। 85 ईयर की उम्र में उनका निधन हो गया। मेघनाद देसाई जो है ना, भारतीय मूल के इकोनॉमिस्ट थे और यूनाइटेड किंगडम की जो संसद का जो ऊपरी सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसके मेंबर थे। भारत में इनका जन्म हुआ था वडोदरा में 1940 में, 1940 में। मुंबई यूनिवर्सिटी से इन्होंने इकोनॉमिक्स की डिग्री ली थी, फिर पीजी किया था, पोस्ट ग्रेजुएट किया था और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बड़ा काम किया इन्होंने। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में की उन्होंने स्थापना की थी, काफ़ी पॉपुलर रहा वो, ओके। और ब्रिटिश जो लेबर पार्टी है उसके सदस्य बने थे, बाद में वहाँ के वो सांसद भी बने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा, 13 वर्षों बाद भारतीय पुरुष नेशनल फुटबॉल टीम का हेड कोच किस भारतीय को नियुक्त किया गया? यहाँ पर सवाल में कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ बात हो रही है भारतीय की। इस दौरान क्या है ना, 13 वर्षों में विदेशी खिलाड़ी जो हैं वो कोच बनते थे या विदेशी कोच ही इसके हेड कोच बनते थे। अभी भारतीय को कोच बनाया गया, क्या नाम है? खालिद जमील, ठीक है, खालिद जमील। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू के स्टार स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो 48 ईयर के हैं और इनको अब नियुक्त किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा, शिबू सोरेन, उनका निधन हो गया 4 अगस्त 2025 को। तो वह किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? आंसर का झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके थे और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री, अभी जो वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं ना हेमंत सोरेन, उन्हीं के पिता हैं शिबू सोरेन। तो 1.5 महीने से वो दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती थे, ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे, उनका निधन हो गया। 81 ईयर के थे वो। उनका जन्म हुआ था 11 जनवरी 1944 को, निधन हुआ गया है 4 अगस्त 2025 को। झारखंड सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है और तमाम राजनेताओं ने, यहाँ तक कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, ओके। उनके राजनीतिक करियर की बात करेंगे तो बहुत ही मतलब शानदार करियर रहा है और बहुत ही संघर्षों वाला भी रहा है, ठीक है। 13 साल की उम्र में उनके पिता की हत्या कर दी गई थी महाजनों के द्वारा, तो पढ़ाई छोड़ दी थी और फिर संघर्ष में लग गए थे। फिर झारखंड को अलग राज्य बनाने में इनके आंदोलन की बड़ी भूमिका रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा उसके संस्थापक संरक्षक थे, ठीक है। और इनके प्रयास, इनके दबाव के बाद ही वहाँ जो एक मूवमेंट बना झारखंड में, और उससे झारखंड एक अलग राज्य बना बिहार से हटकर, ठीक है। 3 बार मुख्यमंत्री रहे झारखंड के, एक बार 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 के बीच में कुछ दिनों के लिए, फिर 2008 में रहे कुछ दिनों के लिए, 28 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 में, और फिर कुछ वक्त के लिए रहे 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक, ठीक है। और अभी राज्यसभा सदस्य थे, उनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW डे कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। और ये दिन जो है ना, इंटरनेट के संस्थापक टिम बर्नर्स ली, नाम याद रखिएगा, उनके सम्मान और आभार के लिए मनाया जाता है, ठीक है। टिम बर्नर्स ली ने 1989 में जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में CERN सर्न सुविधा के तहत जो है वो कम्युनिकेशन करने की कोशिश की थी और वर्ल्ड वाइड वेब बनाया था WWW, जो आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका उन्नत संस्करण अभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, किस पड़ोसी देश ने अपने प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास गण भवन को म्यूजियम में बदलकर उसका नाम दे दिया है जुलाई क्रांति स्मारक संग्रहालय? आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में ये हुआ है और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप।
बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनका ये आधिकारिक आवास हुआ करता था, गण भवन। और 1 साल लगभग हो चुके हैं उनको भारत में शरण लिए हुए। तो ये जो गण भवन है ना, अब उसको वहाँ के जो सरकार है उसने अभी जुलाई क्रांति स्मारक संग्रहालय कर दिया है। ये ढाका में है, शेरे बांग्ला नगर में स्थित है, संसद भवन के पास में स्थित है। तो पिछले साल वहाँ पर यानी बांग्लादेश में जो है ना वो तख्ता पलट हो गया था एक तरह से कह सकते हैं, और मोहम्मद मुइज्जू को वहाँ का मुख्य सलाहकार बनाया गया था, जो कि प्रधानमंत्री की कैपेसिटी में वो काम कर रहे हैं। हालांकि पद का नाम मुख्य सलाहकार के तौर पर है। वहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और शार्प लर्निंग ऐप पर इसका PDF है। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने PDF डाल दिया है, तो देख सकते हैं आप। करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी के लिए मेंबरशिप प्लान अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर, और 72वीं BPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर कर लेना आप। ओके, मिलते हैं कल मॉर्निंग को ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। बाय।